नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक द्विवेदी। हम भूगोल की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। इस श्रृंखला में हम विश्व भूगोल और भारत का भूगोल कवर करेंगे। एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जिसमें हम सारे टॉपिक कवर कर सके भूगोल के, और जो पीएससी, यूपीएससी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही शानदार तरीके से काम आ सके। हम सारे तथ्यों को पढ़ेंगे, साथ में मैप को देखते जाएंगे। एक एक चीज हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपको याद होते जाए। तो मैं एक चाह रहा हूं कि इसकी शुरुआत हम महाद्वीपों की श्रृंखला से करें। इन महाद्वीपों में उन महाद्वीप का हम भूगोल पढ़ेंगे, उस महाद्वीप के पठार, उसकी नदियां, जो भी विशेष चीजें हैं उस महाद्वीप की, हम सारा कुछ कवर करेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको विश्व के देश, राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण देश हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। उन देशों में क्या प्रकार के खनिज हैं, वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ की आज़ादी का इतिहास क्या है, वहाँ किस तरह की सरकार है, जो खास प्रमुख देश है वो हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हम विश्व के पर्वत, पठार, नदियाँ, सब देशों में कौन कौन सी खास बातें हैं, उन सब का हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा कुछ जिक्र हम उसमें कर लेंगे। इस तरीके से आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा इसमें। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं यूरोप से। तो यूरोप को हम कई हिस्सों में बांटेंगे। तो पहला पार्ट हम शुरू करते हैं यूरोप का। जैसा कि आप उसका सैटेलाइट व्यू देख रहे हैं यूरोप का, तो यूरोप जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो ये सब छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है सातों महाद्वीपों में, और औद्योगिक क्रांति का जन्म स्थान है। सघन आबादी वाला है, सबसे समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को बारे में। यूरोप के बारे में खास बात देखें, यूरोप और एशिया और अफ्रीका से बिल्कुल जुड़ा हुआ महाद्वीप है, और यही वो महाद्वीप है जिन्होंने दो दो बार महायुद्ध देखे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी सबसे सामना करने वाला महाद्वीप जो है वो यूरोपीय महाद्वीप है। इस मैप को आप देख रहे हैं किस तरह से एशिया से जुड़ा हुआ है महाद्वीप। देखें एक खास बात, एशिया से ये महाद्वीप जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक चीज़ें होंगी जो एशिया और यूरोप को बांटने का काम कर रही होंगी। तो एशिया और यूरोप को बांटने का काम करता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत को एशिया और यूरोप का डिवाइडर यानी विभाजक के रूप में जाना जाता है। दूसरा एशिया और यूरोप को बांटने का काम करता है काकेसस पर्वत। काकेसस पर्वत जो है एशिया और यूरोप को बांटने का काम करता है। तीसरी हम बात करें, तीसरा एशिया और यूरोप को बांटने का काम करता है कैस्पियन सी। चौथा बांटने का काम करता है ब्लैक सी, जो एशिया और यूरोप को बांटता है। वहीं दूसरी ओर हम देखें, एशिया और अफ्रीका को बांटने का काम भूमध्य सागर करता है। एशिया और अफ्रीका को बांटने का काम भूमध्य सागर करता है। इस भूमध्य सागर को देखें तो आपको एक जिब्राल्टर दिख रहा होगा। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जो है स्पेन और मोरक्को के बीच में है। इस जिब्राल्टर को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। दूसरा, जिब्राल्टर में लिखा हुआ ब्रैकेट में यूके, तो मतलब ये यूके के अधिकार में है जिब्राल्टर। अब अगर हम इस यूरोप को देखें तो यूरोप के चारों तरफ कौन कौन से जलीय भाग हैं, तो हम इसके उत्तर में जाएं तो उत्तर में मिलेगा, देखिए, व्हाइट सी, बैरेंट सी मिलेगा। कौन कौन से सी मिलेंगे इसमें? व्हाइट सी मिलेगा और बैरेंट सी मिलेगा। व्हाइट सी मिलेगा और बैरेंट सी मिलेगा। तो बैरेंट सी क्या है? सबसे ऊपर है बैरेंट सी, आप देखें नॉर्थ में। इसके अलावा यहां मिलेगा बाल्टिक सी, नॉर्वे सी, नॉर्थ सी। अब मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी मतलब एक ऐसा देश ऐसा समुद्री स्थल जिसके चारों तरफ एक देखे हुए देश है। तो कुछ देशों को हम बाल्टिक देशों के नाम से जानते हैं, जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। लिखा होगा, आप देखें, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको हम बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं।
इन्हें हम किस देश के नाम से जानते हैं? बाल्टिक देशों के नाम से जानते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश बाल्टिक के पास में हैं। अब हम चलते हैं यूरोप के पश्चिमी तरफ। यूरोप के किस तरफ चलते हैं? पश्चिमी तरफ चलते हैं। तो यूरोप के पश्चिम में आप देखें तो आपको दिखेगा नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशन, इंग्लिश चैनल और बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। नॉर्थ सी जो है इंग्लैंड और नीदरलैंड, डेनमार्क के पास में है। इंग्लिश चैनल की बात करें तो फ्रांस और स्पेन के बीच में है इंग्लिश चैनल। बे ऑफ बिस्के देखें तो ये प्रीनीस पर्वत से जुड़ा हुआ है बे ऑफ बिस्के। दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमको मिलेगा मेडिटेरियन सी मिलेगा। दक्षिण की तरफ आने पर दक्षिण में क्या मिलेगा? मेडिटेरियन सी मिलेगा। इस यूरोप की बात करें तो कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे। सबसे ऊंची चोटी है जो है माउंट एल्ब्रस है, जो रूस और जॉर्जिया की सीमा पर है। माउंट एल्ब्रस काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एल्ब्रस। सबसे लंबी पर्वतमाला की बात की जाए जो यूराल पर्वतमाला है, जो एशिया और यूरोप के बीच की विभाजक भी है। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है वो हम आगे देखेंगे। सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ यानी उत्तर, पश्चिम और पूर्व में बांट सकते हैं। एक प्रश्न और आता है कि यूरोप है क्या? क्या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है कि एशिया का प्रायद्वीप है? अगर हम देखें इस बड़े मैप में, पूरे ग्लोब में, तो आपको दिख रहा होगा कि एशिया ये है और एशिया का एक हिस्सा है जो 3 तरफ समुद्र से घिरा है। तो क्यों ना इसे हम एशिया का प्रायद्वीप कहें? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें प्रायद्वीप मिलते जरूर हैं। अगर हम देखें तो एक स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप मिलता है और एक उत्तरी भाग में एक जूटलैंड प्रायद्वीप मिलता है। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात करें तो स्कैंडिनेवियन एक पर्वतमाला भी है और स्कैंडिनेवियन एक द्वीप समूह भी है। द्वीप समूह मतलब स्कैंडिनेवियन एक देशों का समूह है। स्कैंडिनेवियन की बात करें तो भौगोलिक रूप से नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड को हम स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। किन किन को कहते हैं? नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड को कहते हैं। लेकिन अगर हम भाषाई आधार पर बात करें तो भाषाई आधार पर इसमें डेनमार्क और आइसलैंड भी जुड़ जाते हैं। ये आइसलैंड छोटा सा, आपको बड़ा सा ये दिख रहा है ऊपर, ये है आइसलैंड। अगर हम इसके दक्षिणी भाग में देखें तो दक्षिणी भाग में जो प्रायद्वीप हैं वो है इबेरियन प्रायद्वीप। इबेरियन प्रायद्वीप जो है वो स्पेन और पुर्तगाल में दिख रहा है आपको। इटालियन प्रायद्वीप इटली में है। बाल्कन प्रायद्वीप, अब बाल्कन प्रायद्वीप की बात करें तो बाल्कन प्रायद्वीप में सर्बिया और मोंटेनेग्रो, बल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया ये देश आते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया ये देश आते हैं। फिर एक क्रीमियन पेनिनसुला, आपने क्रीमिया देश का नाम सुना होगा, तो ये क्रीमियन पेनिनसुलर है। और है एनाटोलियन पेनिनसुलर। अनातोलियन पेनिनसुलर टर्की के भाग में आता है। यहाँ पर अनातोलिया का पठार भी है। तो इस तरह से हम क्यों ना इसे हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या एशिया का प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। अगर हम इसके और भी समुद्रों को देखना चाहते हैं, इसके पास कौन कौन सी? तिरहेनियन सी है, एड्रियाटिक सी मिलेगा आपको, डार्डेनल जल संधि मिलेगी। नदियों के बारे में बात करें तो यूरोप में विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, पर सबसे लंबी नदी जो है यूरोप की जो है वो वोल्गा नदी है। ये वोल्गा नदी डॉन नदी में मिल जाती है। इसे मिला दिया गया है कृत्रिम रूप से, पर ये जाकर गिरती है कैस्पियन सी में। वोल्गा और यूराल नदियां दोनों जाकर कैस्पियन सी में चली जाती हैं। यूरोप की नदियों की बात करें तो यूरोप में नदियां देखें अगर हम, तो डैन्यूब जो है बड़ी प्रसिद्ध नदी है यूरोप की, क्योंकि पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। खास बात यह है याद करने के लिए, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है। तो ब्लैक टू ब्लैक अगर हम देखें, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है। पूर्व की ओर बहने वाली यूरोप की सबसे बड़ी नदी है।
इसके किनारे विभिन्न राजधानियां हैं, जैसे कि ब्राटिस्लावा जो स्लोवाकिया की राजधानी है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड पूर्व युगोस्लाविया की राजधानी, बुखारेस्ट ये रोमानिया की राजधानी है। तो डैन्यूब जो है यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध नदी है। डैन्यूब के बारे में बात करें। दूसरी बात करें बोल्गा, आपको दिख रहा है मैप में, बोल्गा का एरिया कैस्पियन सी में जाती है, पर कृत्रिम रूप से इसे डॉन नदी से मिला दिया गया। जबकि आप देखें डैन्यूब, डॉन, नीपर, नीस्टर ये सब ब्लैक सी में जाकर गिरती है। विभिन्न प्रकार की राजधानियां देखें तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है, पेरिस के किनारे सीन नदी है, प्राग ब्लाटावा नदी के किनारे है, बुडापेस्ट हम चर्चा कर चुके हैं डैन्यूब के किनारे है बुडापेस्ट, मास्को मस्कवा नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्री के किनारे है, रोम टाइबर के किनारे है, वीना डैन्यूब के किनारे है। इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है कि कौन सा किसके किनारे मिलता है। एक प्रसिद्ध नदी है पो, जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। हम एक नदी और देखेंगे यूरोप में जो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, उस नदी का नाम है राइन। राइन नदी जो आपको दिख रही होगी, राइन नदी जो है आल्प्स पर्वतमाला से निकलती है और ये राइन नदी को हम विश्व की व्यस्तम नदी कहते हैं, कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई नॉर्थ सी उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। इसके किनारे जर्मनी का कोलोन शहर है और नीदरलैंड का रॉटरडम प्रसिद्ध बंदरगाह भी इसी नदी के किनारे बना हुआ है। इसके अलावा हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह यूरोप में पर्वतमालाएं कौन कौन सी हैं। तो हम पर्वतमालाओं की बात करें तो प्रेनीज पर्वतमाला आपको दिख रही होगी जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। प्रेनीज पर्वतमाला जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। आल्प्स पर्वत देखें तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। कारपेथियन सी भी आपको दिख रहा होगा। काकेशस की तो हम चर्चा कर चुके हैं, सबसे ऊंची चोटी काकेशस की माउंट एल्ब्रस है काकेशस पर्वतमाला की। कारपेथियन भी देखा आपने। दिनारिक आल्पस भी मिल रहा है आपको। माउंट ओलंपस भी दिख रहा, माउंट एटना ये ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट विसुवियस भी आपको दिख रहा है। तो ये यहाँ के पर्वतमाला हैं जो कि यूरोप में। इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। आल्प्स की बात करें तो आल्प्स जो है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और कुछ इटली और फ्रांस के हिस्से को भी कवर करता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 15,771 फीट ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। शेष हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।